एरोप्लेन रिस्टोरेशन। राजपुरम नाम के गांव में राजनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था गोपीनाथ। गोपीनाथ बहुत ही होशियार था। वो पिता के कामों में हाथ बटाता था। यूं उनकी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। गोपीनाथ बचपन से ही जो भी चीज खराब होती थी उसे ठीक करने में इंटरेस्ट रहता था। एक दिन गोपीनाथ अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में कई वर्षों से खराब पड़ी मोटर बाइक है। मुझे वो चाहिए। क्यों बेटा, वो किसी काम की नहीं है। कबाड़ खरीदने वाले को बेचने का इरादा है क्या? नहीं पिताजी, मैं उसे इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पिता के कहने पर गोपीनाथ उस मोटर बाइक को खेत में पानी डालने वाले पाइप को बाइक से कनेक्ट करता है और आसानी से खेत में पानी डालने का इंतजाम करता है। ये सब देख राजनाथ अपने बेटे की तारीफ करता है और उसे किसी भी तरह खूब पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का सोचता है। लेकिन गोपीनाथ को पढ़ाई पर बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसके सारे दोस्त खूब पढ़ लिख कर विदेशों में नौकरियां कर रहे थे। एक दिन राजनाथ उदास बैठा था। उसे देखकर गोपीनाथ कहता है, क्या बात है पिताजी, आप क्यों इतने उदास बैठे हो? बेटा, खेत जोतने के लिए हमारे बैल अब बूढ़े हो गए हैं। वो खेत नहीं जोत पाएंगे। आप उदास मत होइए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ अपनी मोटर बाइक को हल से जोड़ देता है और अपने खेत जोतने लगता है। इस तरह वो अपनी होशियारी से अपने पिता के कामों में हाथ बटाता था। एक दिन गोपीनाथ का दूर का रिश्तेदार गिरिनाथ उसके घर आता है और गोपीनाथ से कहता है, क्यों रे गोपीनाथ, आजकल क्या कर रहा है? तेरे साथ के दोस्त सब आराम से नौकरियां कर रहे हैं। आजकल खेतों में मच्छर ज्यादा हो गए हैं, उन्हें ही मार रहा हूँ। एक बार पैरों में बेड़ियां पड़ जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे। हाँ, जैसे बुआ ने तुम्हारे पैरों में डाला है। चुप कर, गधा कहीं का। इतने में राजनाथ वहां आता है और गिरिनाथ से कहता है, क्यों जीजाजी, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी बहन को घर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे फिरने में तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हारी कमाई के आगे बिल गेट भी फीका पड़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि खेत में काम कैसे चल रहा है? हाँ, एकदम आराम से चल रहा है। मेरे बेटे ने खराब हुई मोटर बाइक से खेत जोतने के लिए और पानी सींचने के लिए कुछ उपकरण बनाए हैं। उनकी मदद से काम बहुत आसान हो गया है। अरे वाह, बढ़िया उपकरण बनाए हैं तुमने। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही कर पाया हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसका पुराना दोस्त हरिनाथ मिलता है। हाय गोपीनाथ, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम अमेरिका। कैसे हो? हाँ, ठीक हो। कौन से देश में नौकरी कर रहे हो? मेरे ही देश में, मेरे ही गांव में। हाँ, तुम्हारी तो औकात वही तक ही है। अमेरिका में मैं नौकरी करता हूँ। तुम्हें क्या पता कि वहाँ कैसे जाते हैं? हमारे गांव के बाहर जो पुराना हवाई जहाज है, उस तरह के हवाई जहाज में बैठकर जाते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी उसमें बैठ पाओगे? हाँ, मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा, मगर तुम आसमान में उड़ते हुए और ऊपर भी जा सकते हो। इससे घर में खर्चा भी कम हो जाएगा। तुम अपनी सारी जिंदगी इसी मिट्टी में सड़ते रहो। ऐसा कहकर वो हरिनाथ वहां से चला जाता है। गोपीनाथ उदास होकर कुछ ना कुछ करके अपने आप को साबित करने की ठान लेता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। वो गांव के बाहर खराब एरोप्लेन को रिस्टोरेशन करने का सोचता है। तुरंत वो काम में लग जाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत बड़ा सा एरोप्लेन को वो रिस्टोरेशन करता है और उस एरोप्लेन में बैठकर गांव के चक्कर लगाने लगता है। गांव वाले जब ये सोचते हैं कि राजनाथ के घर कोई अमीर आदमी आया है, ये सोचकर वो राजनाथ के घर उसे देखने आते हैं। उस गांव का मुखिया राजनाथ से कहता है, राजनाथ, तुम्हारे घर कोई बड़ा व्यक्ति आया है, वो भी एरोप्लेन में।
वो कोई और नहीं, मेरा बेटा गोपीनाथ है। वो खराब हुई एरोप्लेन को रिस्टोरेशन करके लाया है। मुझे माफ कर दो गोपीनाथ, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि निकम्मा भी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे इस कहने से ही मैं ये कर पाया। मैंने ये बात एरोप्लेन बनाने वाली एक बड़ी सी कंपनी को बताई है। वो लोग भी यहाँ आते ही होंगे। इस विमान को किसने रिस्टोरेशन किया है? ये हम कंपनी वालों से भी नहीं हो पाता। ये मेरे दोस्त गोपीनाथ ने किया है सर। तुमने खराब हुए एरोप्लेन को ठीक कर दिया, इसका मतलब तुम बहुत होशियार हो। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे होशियार लोगों की जरूरत है। हम तुम्हें प्रोडक्शन मैनेजर की तहत अपॉइंट करते हैं। तुरंत तुम जॉब में ज्वाइन हो जाओ। ये सब मेरे पिताजी राजनाथ जी की मदद से ही कर पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर गोपीनाथ नौकरी ज्वाइन हो जाता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। जादुई इलेक्ट्रिक साइकिल। हस्तिनापुर नाम के गांव में मदन नाम का कुरियर बॉय रहता था। वो अपनी साइकिल पर घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता था और आए हुए उन पैसों से वो अपने माता पिता की देखभाल करता था। उनके माता पिता मदन की शादी करना चाहते थे। वो कावेरी नाम की एक लड़की को देखने जाते हैं। कावेरी उन्हें पसंद आती है। कावेरी मदन से बात करने के लिए कहती है। शादी से पहले अगर एक दूसरे के विचार जान लेंगे तो अच्छा होगा कहकर माता पिता भी मान जाते हैं। आपने कहा आपका नाम मदन है? हाँ कावेरी, कहो मुझसे क्या बात करना है? मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? मुझे सिगरेट दारू पीने जैसी कोई भी आदत नहीं है। देखो मदन, मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ती हूँ और तुम हो कि 10th क्लास भी पास नहीं हुए हो और ऊपर से कुरियर बॉय की नौकरी कर रहे हो। कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना कावेरी। भगवान ने जो रास्ता बताया है, ईमानदारी से वही कर रहा हूँ और जो मेरे पास है उसमें खुशी से जी रहा हूँ। मेरे लिए ये काफी नहीं है मदन। मेरी बीवी अच्छी पढ़ी लिखी है कहकर तुम शान से लोगों से कह सकते हो, पर मेरा पति एक कुरियर बॉय है, ये मैं नहीं कह सकती। अरे ये बात पहले ही बता देनी थी, हम चले जाते। इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना। मैं अपने परिवार वालों से कह नहीं सकती। तुम ही कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं और यहाँ से चले जाओ। मदन सारी बात समझ जाता है और लड़की पसंद नहीं है कहकर अपने माता पिता को लेकर वो घर आ जाता है। उसके माता पिता उसे पूछते हैं कि लड़की अच्छी थी, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो क्यों तूने मना कर दिया? मदन सारी बात उन्हें बताता है और उदास होता है कि उसके माता पिता उसे तसल्ली देते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मदन का दोस्त रवि और मदन दोनों साइकिल पर जा रहे थे। अरे यार, अगर ये साइकिल पेट्रोल से चलती तो कितना अच्छा होता। अरे भाई, क्यों ऐसी बातें करते हो? पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर साइकिल भी उससे चलने लगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? अच्छा चल, पेट्रोल से नहीं तो बिजली से चलती तो कितना अच्छा होता। फुल चार्जिंग रखने के बाद हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते, जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते, कुछ भी कर पा सकते। रवि की बातें मदन के मन में घर कर जाती है। बहुत सोच और मेहनत से मदन बिजली से चलने वाली साइकिल बनाता है और वो पहले से भी तेजी से घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता है। सारे गांव में उसके पास जो मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल है उसके बारे में पता चलता है। ये बात जानकर कावेरी मदन से मिलती है। अरे आप फिर से क्यों आई हो? मुझे आपसे एक बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए आई हूँ। कहिए क्या बात है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे काम है। सारा गांव तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्या वो सच है? जो इलेक्ट्रिक साइकिल तुम्हारे पास है, क्या तुमने उसे बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ चाहिए, एक नहीं बहुत सारी। हम उन्हें एक शॉप खोल कर बेचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बेचे तो उतनी सेल नहीं होंगी। तुम इसे एक मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दो,
तब मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बिजनेस करेंगे। क्या जादुई बिजली की साइकिल, क्या उनमें सोना और पैसे चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे या बड़े कोई भी कहाँ भी ले जा सके ऐसे। उसका एक रिमोट भी बनाता है। रिमोट की सहायता से साइकिल को जब चाहे तब गायब कर सकते हैं और जब चाहे तब ला भी सकते हैं। कावेरी को रिमोट मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में वो बताता है। कावेरी खुश हो जाती है। मुझसे शादी कर लो। मेरे घर वाले तुम्हें दहेज में कुछ पैसे देंगे। उन पैसों से हम मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल की दुकान खोल लेंगे। तुम साइकिल बनाते रहना और मैं उन्हें शॉप में सेल्स करूंगी। मदन मान जाता है। कावेरी और मदन की शादी होती है। जैसा सोचा था वैसे दहेज में आए हुए पैसों से मैजिकल इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान खोलते हैं। मदन मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा था और कावेरी उन्हें शॉप में रखकर सेल कर रही थी। इस तरह दोनों उस मैजिकल इलेक्ट्रिकल साइकिल शॉप से अच्छे से कमाई करने लगे। दरअसल भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से शहर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। रोड की कोई भी सुविधा उस गांव में उपलब्ध नहीं थी। शहर जाने के लिए नदी से नाव पर लोग आना जाना किया करते थे। पर वहां पर बस एक ही मदन नाम के आदमी की नाव काम करती थी। मदन नाव से आने जाने का किराया लेता था और उसी से उसका घर चलता था। और अगर कोई दूसरा अपनी नाव नदी में डालता तो भी मदन उसको भगा देता था। एक बार गांव के लोग शहर जाने के लिए मदन के नाव का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मदन की नाव आती है। तब एक लड़की उसे कहती है, ये क्या भैया, कब से राह देख रहे हैं आपकी। और आप हो कि अब आ रहे हो। देर हो रही है कॉलेज जाने में। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है, हाँ रे मदन, अब तो तेरा ये हमेशा का ही हो गया, देर से आना। और तो और किसी दूसरे की नाव भी यहाँ टिकने नहीं देता तू। ये सुनकर मदन को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा? तुम लोगों के बड़े पर निकल आ रहे हैं। क्यों? मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊं और कभी भी जाऊं। और यहां पर तो बस मेरी ही नाव चलेगी। तुम लोग ये समझ लो, किसी को कोई आपत्ति है तो नदी तैर कर चले जाए। हाँ हाँ, अब तो तेरी दादागिरी ही चलेगी। पुलिस वाले और सरपंच भी तुम्हारे बाजू में जो है, और हमेशा किसी ना किसी बहाने से नाव का किराया भी बढ़ाते रहते हो तुम। ठीक है बच्चू, अभी बताता हूँ मेरी दादागिरी। ऐसा कहकर मदन उस आदमी को मारने लगता है। ऐसे में एक दिन बबीता नाम की एक लड़की गांव आती है अपने मामा के घर उनसे मिलने के लिए। गांव में आते ही उसे भी मदन की दादागिरी दिखाई देती है। तब वो अपने मामा से कहती है, अरे मामा, आप लोग उस मदन की दादागिरी कैसे सहन करते हो। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते। बेटा, सब कर चुके हैं पर कोई फायदा नहीं। पुलिस तो उस मदन के हाथ की कठपुतली है। अच्छा, इसे तो अब मजा चकाना पड़ेगा। बबीता मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट को किनारे ले आती है और लोगों से कहती है, आज से आप लोग इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल करके शहर आना जाना कर सकते हो। कम समय में तुरंत ही आपको शहर पहुंचाएगी ये मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट। अब इस मदन की दादागिरी सहन करने की कोई जरूरत नहीं। बबीता की इस तरह की बातें सुनकर मदन बौखला जाता है और वो कहता है, इतनी सी जान और मुझसे पंगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और आप लोग खबरदार, अगर इसके बोट का इस्तेमाल किया तो देख लूंगा तुम सब लोगों को। मदन इस तरह से लोगों को धमकाने लगता है। पर लोग मदन की बात नहीं सुनते और उसी मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल शहर आने जाने में किया करते हैं। धीरे धीरे मदन की नाव से कोई भी नहीं जाने लगा। इस वजह से मदन को भी पैसे मिलना बंद हो चुके थे। तब मदन सोचता है, अरे इस बबीता की बच्ची ने तो मेरा सारा काम धंधा बंद कर दिया है। अब उसकी बोट को खराब करना ही पड़ेगा और बबीता को भी मजा चखाना पड़ेगा। हथौड़ा लेकर जाता है और उस मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट को मारने लगता है। तभी तुरंत बबीता के फोन पर एक सिग्नल आता है। वो समझ जाती है कि कोई बोट के साथ छेड़खानी कर रहा है।
क्योंकि बबीता ने उस बोट में कुछ ऐसे प्रोग्राम फिट किए थे जो कि सीधा बबीता के फोन से जुड़े थे। बबीता को एक क्लिप आती है जिसमें मदन बोट को तोड़फोड़ कर रहा था। तभी तुरंत बबीता गांव के लोगों को लेकर नदी किनारे जाती है। सभी को वहां देखकर मदन घबरा जाता है। तब बबीता कहती है, क्यों, क्या सोच रहे हो? हमें कैसे पता चला? यही ना, ये कोई मामूली बोट नहीं है, ये एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट है। इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दिए हैं जो कि मेरे पास है इस फोन में। अब कल सारे गांव में ये क्लिप फैला दूंगी और शहर जाकर बड़े साहब को दिखाकर तुम्हें सजा दूंगी। ये सुनकर मदन वहां से भाग जाता है और नदी के पास में ही कहीं छुप जाता है और सोचते रहता है, मुझे कैसे भी करके इस बबीता को शहर जाने से रोकना होगा, नहीं तो मैं गया काम से। दूसरे दिन बबीता शहर जाने के लिए निकलती है अपने मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट से। तो बीच में ही मदन भी अपनी नाव लेकर बबीता को मारने आता है। मदन बबीता का फोन छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। फिर क्या, बबीता बोट का एक बटन दबाती है जिसमें से काला काला धुआं निकलता है। उस धुएं से मदन की आंखों में पानी आता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो लड़खड़ा के खुद ही पानी में गिर जाता है। गांव वाले मदन को पानी में से निकालकर एक पेड़ से बांध कर रखते हैं। तब तक मदन बेहोशी होता है। इधर बबीता शहर जाकर बड़े साहब को वो फोन की क्लिप दिखाती है। पुलिस लेकर वो गांव चली आती है। गांव वाले भी मदन के खिलाफ ही गवाही देते हैं। जब मदन को होश आता है तब वो कहता है, मुझे माफ कर दो बबीता, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब मैं नहीं, पुलिस सजा देंगी तुम्हें। माफी की तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से पुलिस मदन को पकड़कर जेल में डाल देती है। गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं और बबीता को माला पहनाकर पूरे गांव में उसकी रैली निकालकर उसका सम्मान करते हैं। बबीता फिर से कुछ मैजिकल इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर उस नदी में रखती है गांव वालों के लिए।